हेलो। 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 हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू चैनल अनअकैडमी अभियान। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल अनअकैडमी अभियान में, जहां पर हम सभी स्टेट पीएससी की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। हालांकि अभी जो क्लासेस हम ले रहे हैं उसमें प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं की तैयारी हो सकती है। प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों एग्जामिनेशन को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ऑल गुड, सारी चीज़ सही है क्या दोस्तों? तो बताइए प्लीज़। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनूप जी, साक्षी जी, आशुतोष जी, ज्योति जी, जिया जी, प्रहलाद जी, श्वेता जी, अमित जी, वंदना जी, दीक्षा जी, अगेन रामगोपाल जी, प्रशांत जी, अनूप जी, हर्षिता जी। अनूप जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। इकोनॉमी क्लास, अभी इकोनॉमी क्लास नहीं है। टेक्निकल विदेश जी, मुकेश जी नमस्कार। अच्छा, किसी ने अभी पूछा था कि सर मेरे पुराना जो पार्ट 1 है मॉडर्न हिस्ट्री का वो कहाँ मिलेगा? तो दोस्त, उसके लिए आप एक काम कीजिए, कल का जो मेरा वीडियो का लिंक आने वाला है, या अभी कल के वीडियो के लिंक में आप देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कल जो आप वीडियो देखोगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दूसरा तरीका यह है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल अभियान को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। या शुभम गुप्ता पीडीएफ वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो वहां आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पहला वाला जो पार्ट है वो मिल जाएगा। कल से आपका डिस्क्रिप्शन सेक्शन अपडेट हो जाएगा, सारी लिंक आपको उसमें मिलेंगी। उसमें आपको मेरे ज्योग्राफी की डेमो क्लासेस की लिंक भी मिल जाएंगी। तो एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए करें, क्योंकि सारी चीजें वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ नहीं दी, वो भी मैंने प्रियो मेंस दोनों के लिए पढ़ाया दोस्त। प्रियो में हाँ, पार्ट 1 भी फ्री है आपका, पूरा का पूरा पार्ट 1 भी फ्री है, सारी चीज़ें फ्री हैं, बस वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मुझे आपको क्लियर करनी है। दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि एमपीपीएससी मेंस 2020 के लिए मेरा ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट हो गया है। ज्योग्राफी का कोर्स मैंने स्टार्ट किया है। दोस्तों, ज्योग्राफी वही विषय है जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, बहुत सपोर्ट दिया था, तो उसका मुख्य परीक्षा के लिए मैंने कोर्स स्टार्ट किया है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए उसका कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है अनअकैडमी प्लस पर, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये कोर्स तो स्टार्ट हुआ ही हुआ है, उसके अलावा मैं वहां पर आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, एथिक्स पढ़ा रहा हूं, इकोनॉमी आने वाले समय में आपको पढ़ाऊंगा, एनवायरनमेंट में आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी मैंने पढ़ा दिया है, ऐसे की क्लासेस भी वहां पर होंगी। तो ये सब्जेक्ट भी वहां पर मैं आपके लिए डील कर रहा हूं, आपको लेकर के आ रहा हूं। सारी चीजें टू द पॉइंट है। एक बार जाकर के आप डेमो नोट्स देखें, बहुत अच्छे तरीके से मुख्य परीक्षा के हिसाब से मैंने सारे नोट्स को प्रिपेयर किया है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे टॉपिक आपको एक बार एक ही सोर्स से पढ़ने पड़ेंगे, मल्टीपल सोर्स को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें मैंने ये भी बताया है कि किस किस प्रकार से यहां से क्वेश्चन आ सकता है, उसका आंसर हमें कैसे
लिखना है। दूसरी बात यह है मेरे दोस्त कि अनअकैडमी के जो प्राइस हैं वो कल से बढ़ जाएंगे। कल 15 अक्टूबर का समय है और 15 अक्टूबर कल से अनअकैडमी के प्राइस बढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुराना जो हमारा 2 साल का कोर्स था वो 8,400 रुपये का था, 8,400 रुपीज़ का था। इस पर जब आप मेरा कोड SG Live अप्लाई करते थे, बड़ा प्यारा सा कोड है SG Live, जब इसे आप अप्लाई करते थे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता था। ठीक है, तो यही चीज़ आपको 7,560 रुपये की मिल रही थी। अब ये प्राइस बढ़कर के हो जाएगा 12,800 रुपये, ये प्राइस बढ़कर के हो जाएगा 12,800 रुपीज़। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि सर आप प्राइस क्यों बढ़ा रहे हैं, आखिरकार अनअकैडमी अपने प्राइस क्यों राइज कर रही है? उसके रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों। देखिए, अनअकैडमी पर हम प्राइस बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें अनअकैडमी पर सर्विसेज बढ़ानी है। और आप भी जानते हैं दोस्तों कि एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। अल्टीमेटली हमें इस पूरी टीम का ख्याल रखना पड़ता है, सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है इसी चीज़ की वजह से। क्लियर? तो दोस्तों ये अनअकैडमी पर कुछ नए फीचर आने वाले हैं। जैसे एक बहुत बड़ी जो आपकी कंप्लेन रहती थी कि सर हमें नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अब अनअकैडमी आपको MPPSC का पूरा मटेरियल प्रोवाइड करवाएगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, एक करंट अफेयर्स की मैगजीन लाई जाएगी। करंट अफेयर्स की मैगजीन का नाम वर्चस्व होगा, जिसका पहला भाग जल्द ही हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं। कल या परसों के बीच में पहला पार्ट जो है इसका वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो वर्चस्व करके हम एक मैगजीन लॉन्च करेंगे जो कि करंट अफेयर्स को कवर करेगी, जिसमें MP के करंट अफेयर्स भी होंगे, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट के करंट अफेयर्स होंगे। तीसरी बात यह है कि हम आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक तैयार करेंगे जिसमें 7,000 से लेकर के 20,000 तक प्रश्न हम उसमें डालेंगे और इन प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनअकैडमी अपना एक आंसर राइटिंग टूल डेवलप कर रहा है। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे तरीके से पहली बार ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि ऑनलाइन आंसर राइटिंग आप कर पाएंगे और ये चीज अगले महीने तक स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो ये 4 फीचर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो आपको वर्चस्व करके एक मैगजीन मिल जाएगी। दूसरा दोस्तों आपको याद रखना है, यहां पर आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, आंसर राइटिंग के अलग अलग सेशन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन मिल जाएंगे आपको, और ये पूरे के पूरे फीचर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसका प्राइस बढ़ने वाला है। अब अभी भी आपके पास एक चांस है कि अगर आज आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगेन आप 7,560 रुपये में ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ रहा है, 12,800 हुआ है। अगर इसमें भी आप 10% का डिस्काउंट कर देंगे तो ये तकरीबन 11 साढ़े 11,000 के आसपास आ जाता है। अगेन आई वुड से सेम थिंग कि यार 11,000 रुपए वो अमाउंट है जहां पर हम आज इंदौर जैसी जगह या जहां भी हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो 1 महीने के रहने का खर्च 8,000 रुपए के आसपास आता है, और 2 महीने का खर्च अगर हम मान लें तो 16,000 के आसपास आता है सिर्फ रहने का खर्च। यार इस प्राइस में 2 साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और जिसमें बहुत सारी क्लासेस हैं। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, आप इससे डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आई एम पर्सनली वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस। बहुत मेहनत वहां पर हम कर रहे हैं, सभी एजुकेटर मिलकर के अमेजिंग मेहनत वहां पर कर रहे हैं। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। अगर आज इसको आप कोड ले, आज इसको सब्सक्रिप्शन को आप ले लीजिए। ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो मैंने वहां पर पढ़ाए हैं। इसमें से ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट हुआ है और आने वाले समय में मैं आपको इकोनॉमी का कोर्स पढ़ाने वाला हूं। और ये दोस्तों मेरा कोड है SG Live, इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा, तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे कोड को जरूर इस्तेमाल करना, SG Live को जरूर यूज़ करना, और आज प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि आज आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन 7,560 रुपये का मिलेगा। यही प्राइस बढ़ करके 11,000 रुपये हो जाएगा। तो प्लीज़ टेक सब्सक्रिप्शन टुडे। अगर आप 1 महीने बाद लेने का प्लान कर रहे थे तो आज ले लीजिए, इसमें कुछ बेनिफिट आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ये थी इंफॉर्मेशन। एक और बात, 10 बजे जस्ट क्लास के तुरंत बाद, आज क्लास थोड़ा जल्दी मैं छोड़ूंगा, 10 बजे मेरा एक डेमो क्लास है ज्योग्राफी का। आज 10 बजे एक डेमो क्लास है, फिर 4 बजे एक डेमो क्लास है। तो 2 डेमो क्लास ज्योग्राफी के मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। अभी कुछ समय के बाद या तो यहां पर लिंक शेयर कर दूंगा, अदरवाइज आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम पता है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अभियान,
इस पर आप जुड़ जाइए दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको डेमो क्लास की लिंक शेयर करूंगा। एक डेमो क्लास 10 बजे है, अभी सुबह 10 बजे है, 11:30 बजे तक डेमो क्लास चलेगी, और दूसरी डेमो क्लास शाम को 4 बजे है, जो शाम को 6 बजे तक चलेगी। 2 डेमो क्लास मैं आपको ज्योग्राफी की लेकर के आ रहा हूँ कि अगर आपके मन में डाउट है कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं वहाँ पर आप, तो वो भी आज आप देख लीजिए कि वहाँ पर पढ़ाने का तरीका क्या है, कौन से टूल हैं, कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं, क्या कमियाँ हैं, अच्छाई बुराई सारी चीज़ें आपको पता पड़ जाएंगी। तो डेमो क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, एंड टेक आवर सब्सक्रिप्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा थैंक यू आपका। हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच 10,000 सब्सक्राइबर पूरा कराने के लिए। मुझे उम्मीद है कि जब तक हम ये मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करेंगे तब तक हम 15,000 का आंकड़ा छू लेंगे, 15,000 सब्सक्राइबर कर लेंगे। और ऐसा करते करते मेरा बस एक सपना है कि हम 1 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर जरूर कर लें। आज से हमने शुरू किया था, अगले अक्टूबर तक हम 1 लाख तक पहुँचें। प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिएगा। I will try, my team will try the best content to you guys। हम पूरा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए डिलीवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में तो हमने टेस्ट कंडक्ट कर लिया था, पिछली क्लास में हमने टेस्ट की बात कर ली थी। अच्छा, ये एक और चीज़ है, ये जो टेस्ट आज होना था यार ये कल होगा, क्योंकि आज मुझे 2 डेमो क्लास लेनी है। तो ये जो टेस्ट है ना आपका उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय वाला, ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है आपकी जो मैं कंडक्ट करा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पर, ये कल होगा। और इसके अलावा एक और चीज़, अभियान की जो टेस्ट सीरीज है अब वो एक बिल्कुल नए फॉर्मेट में आने वाली है, काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज होंगी, डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलेगा, रोजगार निर्माण के क्वेश्चन भी आपको इस पर मिलेंगे। तो दोस्तों ये बहुत अमेजिंग होने वाला है, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी एमपीपीएससी के लिए है, लेकिन ये सभी एग्जाम के लिए हम कवर करा रहे हैं। लास्ट सेशन में हमें एक टॉपिक पढ़ना था, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब पूरा फोकस यहाँ पर कीजिएगा, देखिएगा चीज़ों को ध्यान से, हम टॉपिक को यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है, हमें इसके बारे में बात करनी थी, लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस के बारे में बात करनी थी। आपको याद होगा इससे पहले हमने बनारस अधिवेशन की बात कर ली थी, हमने बनारस सेशन की बात कर ली थी जो कि 1905 में हुआ था। बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले उसके चेयरमैन बने थे, और यहाँ पर स्वशासन के प्रस्ताव को पारित किया गया था, यहाँ पर सेल्फ रूल के प्रपोजल को पास किया गया था, पहली बात। दूसरा दोस्तों एक और पॉइंट आपको याद होगा, फिर हमने कलकत्ता अधिवेशन की बात की थी। कांग्रेस के हमने कलकत्ता सेशन को देखा था जो कि 1906 में हुआ था। इस सेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी ने इसको चेयर किया था। पहली चीज, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और यहाँ पर दोस्तों 4 बड़े प्रस्ताव पारित किए गए थे। यहाँ पर एक स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, यहाँ पर स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था, यहाँ पर बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था, यहाँ पर आपका राष्ट्रीय शिक्षा नेशनल एजुकेशन का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर आपको याद आ रहा होगा तो हमने सूरत अधिवेशन की बात की थी, सूरत सेशन की बात की थी जो कि 1907 में हुआ था। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है, यहाँ पर कांग्रेस का फर्स्ट डिवीजन होता है, पहली बार कांग्रेस के बीच में डिवीजन होता है, और उदारवादी और उग्रवादी अलग अलग हो जाते हैं, लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनके बीच में विभाजन हो जाता है। फिर आपको याद होगा चौथे पॉइंट में हमने मुस्लिम लीग के गठन की बात की थी, हमने मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन की बात की थी जो कि 1906 में हुआ था। अब मुस्लिम लीग का गठन सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था, नवाब सलीमुल्लाह खान, ठीक है, उस समय ढाका के नवाब ये हुआ करते थे, इन्होंने ही एक पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। और मुस्लिम लीग के जो पहले अध्यक्ष थे, जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था आगा खां। आगा खां इसके पहले अध्यक्ष थे। इनका जो पहला अधिवेशन है वो कराची में हुआ था 1907 में, और इनका जो दूसरा अधिवेशन है वो अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था 1908 में। और ये जो अधिवेशन अमृतसर में हुआ था ना मेरे दोस्त, इसी अधिवेशन में आपको याद आ रहा होगा, इसी सेशन में आपको याद आ रहा होगा मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की थी, मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी, जिसे कहाँ मान लिया गया था, जिसे 1909 के मॉर्ले मिंटो
मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में मान लिया गया था। हमने मुस्लिम लीग की बात कर ली थी। मुस्लिम लीग के बाद आपको याद आ रहा होगा हमने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की बात की थी। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को हम लोगों ने समझा था जो कि 1909 का था। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में दो बातें हमने जानी थी कि मॉर्ले उस समय पर भारत सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, जबकि मिंटो उस समय पर भारत के वायसराय थे। ये दो चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि 1909 के इस एक्ट के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को स्टार्ट किया गया, पृथक निर्वाचन प्रणाली को शुरू किया गया। और इसी पृथक निर्वाचन प्रणाली के कारण गांधी जी ने क्या कहा था, तो गांधी जी ने कहा था कि भैया ये जो 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है वो हमारे लिए एक अभिशाप साबित हुआ है। वो क्या साबित हुआ है? वो हमारे लिए एक अभिशाप साबित हुआ है, वो हमारे लिए एक डिजास्टर से कम नहीं है। और छठवां और आखिरी टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो हमने दिल्ली दरबार की बात की थी। ठीक है, दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार के साथ साथ हमने यही देखा था हार्डिंग बम कांड। हार्डिंग बम कांड के बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसको हम दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन शामिल था? तो रास बिहारी बोस इसमें शामिल थे। याद रखना ये रास बिहारी घोष है और वो रास बिहारी बोस है। रास बिहारी बोस ने जो है इनके काफिले पर बम फेंका था, लेकिन उसमें हार्डिंग बच गया था, पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि रास बिहारी बोस यहां से जापान चले गए थे और दीनानाथ इसमें सरकारी गवाह बन गया था। जो दीनानाथ था उसने वो गवर्नमेंट का क्या बन गया था? गवर्नमेंट की ओर से उसने गवाही दी थी। तो इतने टॉपिक तो हमने क्लियर कर लिए थे। बताइए ये टॉपिक आपको याद है? यहां तक की बातें याद हैं दोस्तों? आपको जल्दी बताइए, यहां तक की बातें याद हैं? फिर आगे चला जाए। ऑल गुड। फिर हम लखनऊ अधिवेशन की बात कर लेते हैं, लखनऊ सेशन की बात कर लेते हैं। बीपीएससी एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है ये क्लास। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की हम बात करते हैं दोस्तों। अब हमें बात किसकी करना है? तो अब हमें बात करना है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की। अब हम बात करेंगे लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस। याद रखना दोस्तों, कांग्रेस के इतिहास में एक 1907 का सूरत अधिवेशन है, 1907 का सूरत सेशन है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से दोस्तों एक आपका अधिवेशन है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, जो कि 1916 में किया गया था, जो कि 1916 में किया गया था। आइए समझते हैं इसमें क्या हुआ था। देखिए, लखनऊ में 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन किया जाता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। और इसी समय मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन किया जाता है और मुस्लिम लीग के अधिवेशन में उसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं। तो लखनऊ में 1916 में दो बड़ी एक्टिविटी होती हैं। एक तो मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होता है, मुस्लिम लीग का सेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की जाती है दोस्तों। और वही कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की जाती है। अब सवाल यह आता है कि सर ये सेशन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, यह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन क्यों है? आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, इसमें दो बड़े समझौते किए गए। एक समझौता किया गया कि गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच में समझौता हो गया। अब ये आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, यहां पर क्या हो गया? कॉम्प्रोमाइज, या फिर आप कैसे कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेटर। अब यहां पर 2 मिनट समझिएगा। देखिए, हमने ये देखा था कि 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था, 1907 में जब सूरत सेशन हुआ था, तो सूरत सेशन में क्या किया गया था? उदारवादियों ने, मॉडरेटर ने, जो आपके उग्रवादी हैं, जो आपके एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको 7 साल के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे। तो इसको हमने क्या बोला था कि ये कांग्रेस का पहला विभाजन है, दिस इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ कांग्रेस। लेकिन दोस्तों जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ, जो लखनऊ का सेशन हुआ, उसमें वापस से इन दोनों को एक कर दिया गया। जो नरमपंथी और गरमपंथी सूरत अधिवेशन में अलग अलग हो गए थे, वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वापस एक बार शामिल हो गए। और जब ये शामिल हुए तो बाल गंगाधर तिलक को भी कांग्रेस में शामिल
कर लिया गया। इसके पीछे एक कहानी कही जाती है कि बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का हिस्सा पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता के चलते बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस का हिस्सा नहीं बन पाए। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ हो जाती है और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ सेशन होता है, उसमें ना सिर्फ बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में शामिल किया जाता है, बल्कि जो जितने भी उग्रवादी हैं उनको भी वापस कांग्रेस में शामिल कर लिया जाता है। ये पहली बात थी, ये तो पहली घटना थी। अब दूसरी सबसे बड़ी घटना जो यहां पर हुई थी दोस्तों, वो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता। ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता थी। जैसा कि हम जानते हैं 1885 में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी और 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। कांग्रेस इस रास्ते पर चलती थी, मुस्लिम लीग इस रास्ते पर चलती थी, दोनों के रास्ते अलग अलग थे। लेकिन दोस्तों 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ तो उसमें क्या हुआ, पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया और दोनों ने एक दूसरे को मर्ज नहीं किया। याद रखिए, मर्जर नहीं हुआ है, समझौता हुआ है, दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है और इस समझौते को कहा जाता है लखनऊ समझौता। इसे कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। तो अगर सवाल आता है कि लखनऊ पैक्ट क्या था, तो आंसर करेंगे लखनऊ पैक्ट मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में हुआ एक समझौता था। इट वॉज अ पैक्ट साइंड बिटवीन मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इन दो बड़ी घटनाओं के कारण लखनऊ अधिवेशन का बहुत ज्यादा महत्व है। अब यहां पर किस किस का योगदान रहा, तो देखिए गर्मपंथी और नरमपंथी को मिलाने में सबसे बड़ा योगदान रहा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का। कैसे रहा ये कहानी समझिए। देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की स्थापना की थी। उन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट को आगे बढ़ाया था और जब होम रूल लीग आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाया तो इसमें बहुत बड़ा समर्थन लोगों का मिला। इवन कांग्रेस के लोगों ने इसको समर्थन किया। जवाहरलाल नेहरू, वीपी वाडिया, एस सुब्रमण्यम, मोतीलाल नेहरू, ये सभी लोग होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने बहुत बड़ी भूमिका मिलाई कि वापस से कांग्रेस में नरमपंथी और गरमपंथी को एक कर दिया जाए, वापस से कांग्रेस में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को एक कर दिया जाए। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस और लीग के बीच में समझौते को, कांग्रेस और लीग के एग्रीमेंट में सबसे बड़ा योगदान निभाया था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि गरमपंथी और नरमपंथी के पुनः संयोजन में या इनके पुनः मिलन में किसका बड़ा योगदान था, तो आंसर करेंगे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था बिटवीन द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेटर। दूसरा आपसे पूछेगा कि लखनऊ पैक्ट में या फिर कांग्रेस और लीग के पैक्ट में सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया था, तो आंसर कीजिएगा बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे बड़ा इसमें रोल प्ले किया था। तो ये तो हो गया आपका सेशन। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि कांग्रेस और लीग का समझौता क्या था। व्हाट वाज द कांग्रेस लीग अग्रीमेंट, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहला जो इन्होंने समझौता किया गया कि हम संयुक्त संवैधानिक मांगे रखेंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो अगला संविधान संशोधन आएगा, अब संविधान से यहां पर मतलब क्या है, आपको याद है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हर बार एक नया अधिनियम लाया जाता था। जैसे 1909 में मॉडले मिंटो रिफॉर्म लाया गया, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लाया गया, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। तो इन्होंने ये कहा कि जब भी एक नया एक्ट आने वाला होगा तो उसके लिए जो सिफारिशें दी जाएंगी वो हम लोग मिलकर के देंगे। ठीक है, तो पूरे भारत के लिए हम संयुक्त रूप से अपनी मांगों को प्रस्तुत करेंगे, हम ज्वाइंटली अपनी डिमांड को रखेंगे। और यहां पर 19 डिमांड्स के बारे में बात की गई थी, 19 कॉमन डिमांड के बारे में बात की गई थी, जिसे कहा गया था 19 स्मरण पत्र। दूसरी बात दोस्तों, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की स्वराज की मांग को मान लिया
और कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को मान लिया। तो इसको कुछ ऐसे समझिए कि कांग्रेस अब तक किस बात का डिमांड कर रही थी, तो कांग्रेस अब तक बात कर रही थी स्वराज की, कि भैया हमको स्वराज चाहिए, ठीक है। वहीं पर जो आपकी मुस्लिम लीग है, तो मुस्लिम लीग बार बार डिमांड कर रही थी पृथक निर्वाचन की। किसकी डिमांड कर रही थी, पृथक निर्वाचन की बात कर रही थी, ये सेपरेट इलेक्टोरल की बात कर रही थी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, जो 1916 में समझौता हुआ, 1916 में जो अग्रीमेंट हुआ, तो उसमें कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हम पृथक निर्वाचन को मान्यता देते हैं, हम सेपरेट इलेक्टोरल पे अग्री करेंगे। तो वही मुस्लिम लीग ने कहा कि हम आपकी स्वराज की मांग को मानते हैं, तो अब स्वराज की मांग को हम दोनों मिलकर के साथ में आगे रखेंगे और पृथक निर्वाचन के लिए कांग्रेस विरोध नहीं करेगी, सेपरेट इलेक्टोरल के लिए कांग्रेस अपोज नहीं करेगी। और दोस्तों, इसे इतिहासकारों ने कहा है कि ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। इसे कहा जाता है कि ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी भूल कहा जाता है इसे कांग्रेस की। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को मान लिया, तो यहां से कांग्रेस के अंदर भी सांप्रदायिकता आने लगी और पूरे देश में ये बातें फैलने लगी। और बाकी की कहानी आप जानते ही हैं कि भारत का विभाजन किस प्रकार से हुआ। तो याद रखना, इसे कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल कहा जाता है कि उन्होंने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल को स्वीकार कर लिया। तो ये आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की उत्तरदायी शासन की मांग को मान लिया, कांग्रेस ने लीग की प्रथम निर्वाचन की मांग की, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। एक और दो तीन बातें और यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसी में क्या हुआ था, मदन मोहन मालवीय ने इस पैक्ट का विरोध किया था। मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने तो उसका सहयोग किया ही था, क्योंकि वही तो लेकर के आए थे। अगली बात यह है दोस्तों, इसी अधिवेशन में जो राजकुमार शुक्ल है, उनकी चंपारण को लेकर के गांधी जी से मुलाकात हुई थी। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार कि चंपारण आंदोलन को लेकर के राजकुमार शुक्ल की गांधी जी से कब मुलाकात हुई थी, तो गांधी जी से उनकी 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में बात हुई थी। 1916 के लखनऊ सेशन में गांधी जी भी आए हुए थे और वहां पर राजकुमार शुक्ल भी आए हुए थे। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पास गए, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए चंपारण में ऐसी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, आप प्लीज चंपारण आइए और वहां पर आंदोलन कीजिए। और यही वो पॉइंट रहेगा जहां से गांधी जी का भारत की सक्रिय राजनीति में प्रवेश होगा, गांधी जी का इंडिया की एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन स्टार्ट होगा। और दूसरी बात यह है दोस्तों, इसमें यह भी कहा गया कि एक और बात, यहीं पर जो आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक ने यहीं पर कहा था इस सेशन में कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने क्या स्टार्ट किया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में ही की जाती है। तो क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन के लिए, अब अच्छा ये इलाका कहाँ था, तो ये महाराष्ट्र वाले इलाके में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पर एक ट्रेन आई थी और उस ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ बाल गंगाधर तिलक के सपोर्टर थे और इस ट्रेन को कहा गया था ये कांग्रेस स्पेशल ट्रेन है। अब कांग्रेस स्पेशल क्यों कहा गया, कांग्रेस स्पेशल इसलिए कहा गया क्योंकि ये महाराष्ट्र से लखनऊ आई थी। और ये सारे लोग क्यों आए थे, ये सारे लोग आए थे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन को ज्वाइन करने के लिए, कांग्रेस के लखनऊ सेशन को अटेंड करने के लिए। और कई बार इसे होम रूल ट्रेन भी कह दिया जाता है, कई बार इसे होम रूल स्पेशल भी कह दिया जाता है। तो क्या है, कुछ एग्जाम में ऐसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि कांग्रेस स्पेशल ट्रेन कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय चली थी, जो कांग्रेस स्पेशल ट्रेन है उसका जिक्र कहां किया, तो याद रखिएगा लखनऊ अधिवेशन में चली थी, जब बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का हिस्सा बनाया गया था। नरम दल और गरम दल में वापस से दोस्ती हो गई थी और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हो गया था। यह है दोस्तों आपका
प्रमुख जो मांगे थी वो मैंने आपको बता दी। अब हमें ये देखना है कि आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ा, आखिर इसका इफेक्ट क्या पड़ा। तो देखिए प्रभाव में सबसे पहला पॉइंट ये है कि समझौता होने के बाद भी मुस्लिम लीग अपना एजेंडा चलाती रही, वो अपने एजेंडा को रन करती रही। उसने सांप्रदायिकता की राजनीति को नहीं छोड़ा, उसने कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स को नहीं छोड़ा। बाहर दिखाती कुछ और थी और अंदर मुस्लिम लीग में कुछ और ही चला करता था। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, अपना पृथक एजेंडा वो चलाती रही, अपना एजेंडा वो रन करती रही। दूसरी दिक्कत क्या थी कि ये जो समझौता था ये अस्थायी था। ये 1916 से लेकर के 1922 तक चला और 1921 में ही इसमें दरार आ गई और 1922 तक आते आते ये बहुत कमजोर हो गया था दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया और इसी से भारत में सांप्रदायिकता आई और भारत का विभाजन हुआ। तो कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। 2 मिनट मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा, फिर हम इन चीज़ों को खत्म करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज 1916 कांग्रेस का सेशन कहां पर हुआ, तो आंसर करेंगे सर ये लखनऊ में हुआ था, पहला क्वेश्चन आएगा। दूसरा, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सर अंबिका चरण मजूमदार, साथ में बोलिएगा अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तीसरी बात यहां पर मैं आपके सामने करता हूं, तीसरा पॉइंट, सर अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। सर यहां पर कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई, कौन कौन से बड़े कार्य यहां पर हुए, तो 3 कार्य यहां पर हुए। कितने कार्य हुए, 3 कार्य यहां पर हुए। सबसे पहली बात, बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में वापस ले लिया गया, बाल गंगाधर तिलक की कांग्रेस में वापसी हो गई, बाल गंगाधर तिलक बैक इनटू द कांग्रेस। दूसरी बात, नरम पंथी और गरम पंथी के बीच में समझौता हो गया। ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में दोस्ती हो गई या एक प्रकार से एग्रीमेंट हो गया। और तीसरी बड़ी चीज दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हो गया और इस समझौते को लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट में 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहली बात, मुस्लिम लीग ने क्या एक्सेप्ट कर लिया, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हम कांग्रेस की स्वराज की मांग को एक्सेप्ट करते हैं। वहीं पर जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को मान लिया, उसने मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया और इसे क्या कहा गया कि ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है। इट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ कांग्रेस, इसे बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ कांग्रेस कहा गया। और जो मदन मोहन मालवीय थे उन्होंने इसका विरोध किया था, उन्होंने इसका अपोज किया था। इसका प्रभाव क्या हुआ, तो इसका प्रभाव यही हुआ कि भारत में सांप्रदायिकता बढ़ी, इंडिया में कम्युनलिज्म बढ़ा और अल्टीमेटली भारत का विभाजन हो गया। एट द एंड जो इंडिया है उसका डिवीजन हो गया। ये पूरी की पूरी कहानी है। मुझे बताइए क्या यहां तक टॉपिक क्लियर है, क्या यहां तक टॉपिक क्लियर है? ठीक है, सारी चीजें होगी क्लियर। यार एनटीपीसी एक बार मैं देख लेता हूं, पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। इफेक्ट का लास्ट पॉइंट, इफेक्ट ये था कि इसमें एक तो हमारे यहाँ पर कम्युनलिज्म बढ़ा और दूसरा अल्टीमेटली हमारे भारत देश का विभाजन हो जाता है। हाँ, यूपीएसआई के लिए भी सफिशिएंट है। ओके, बिल्कुल, सेव वाटर सेव लाइफ। लखनऊ, हाँ, लखनऊ पैक्ट और लखनऊ एग्रीमेंट बिल्कुल सेम है। ओके, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हम अगले चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। 1 मिनट बस समय दीजिए मुझे। क्या हो गया ये? ओके, अब ये हमारा अगला टॉपिक है और अब हमें किसकी बात करनी है दोस्तों? तो अब हमें बात करनी है होम रूल आंदोलन की। लेकिन दोस्तों इसे हम कल से स्टार्ट करेंगे। इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। आज मेरी 3 या 4 क्लासेस हैं यार, बहुत ज़्यादा सेशन मुझे लेने हैं।
मैंने ये सेशन इसीलिए लिया था कि एक तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे प्राइस बढ़ने वाले हैं, और एक जो पुराना टॉपिक था वो मैं आपको कवर करा दूं। तो प्लीज़ इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू कर लेंगे और कल ही मैं आपको उसको ख़त्म भी करा दूंगा। तो आज के लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज मेरी बहुत सारी क्लासेस हैं, मुझे 4-5 क्लासेस लेना है अबाउट द ज्योग्राफी, जो हमें डेमो प्रमोट करना है। क्योंकि मेरा मानना यह है, आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है यार, कि अगर कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो प्लीज़ उसे बता दीजिए, क्योंकि कल से प्राइस बढ़ जाएंगे तो उसका भी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप प्रमोट कर दीजिएगा। दूसरा, हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसको ज्वाइन करें। और ये मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है SG Live। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, किसी को भी बोल रहे हैं, तो प्लीज़ आस्क हिम टू यूज़ दिस पर्टिकुलर कोर्स। मैं इसको कल आपको कंटिन्यू करा दूंगा। आज आप प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा, कल मैं आपको पूरा टॉपिक करा दूंगा। ठीक है, कल मैं आपको पूरा क्लास करा दूंगा। आज 12 बजे भी क्लास है, 10 बजे से हमारी डेमो क्लास स्टार्ट है, जो 11:30 बजे तक चलेगी। अनअकैडमी एप्लीकेशन पर है, जिसकी लिंक मैं आपको अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा दोस्तों। उसके बाद 12 बजे हमारी पेड क्लास है, जो कि ऑलरेडी चल रही है। फिर 4 बजे फिर से एक डेमो क्लास है, जो शाम को 6 बजे तक चलेगी। और अगर मेरी हिम्मत रही तो रात में 8 बजे भी एक और डेमो क्लास ले लेंगे। ओके, रात में एक और डेमो क्लास ले लेंगे। डेमो क्लास आप हमारे टेलीग्राम चैनल अभियान से जुड़ जाइए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, तो एक्सट्रीमली सॉरी, आज के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आपको कल का टॉपिक पूरा करा दूंगा, कल एक ही क्लास में पूरा टॉपिक कर लेंगे। ठीक, ओके, तो कवर कर लेंगे, कंपनसेट कर लेंगे। थैंक यू गाइज, अब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। नहीं, आज टेस्ट नहीं होगा यार।